जय हिंद, नमस्कार। आपके चैनल अध्ययन प्रहरी में आप सभी का स्वागत है। अपने इस चैनल पर हम लोगों ने सेक्शनल टेस्ट सीरीज के नोट्स बनाकर आप सभी के समक्ष रख रहे थे, जिसमें से अभी तक पॉलिटी के नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं और ये हमारी दूसरे सब्जेक्ट की श्रृंखला जो है हिस्ट्री की चल रही है। हिस्ट्री के अभी तक कुल 5 भाग आ चुके हैं। ये 6वां भाग होगा और इस भाग के बीच में 5वें और 6वें के बीच में काफ़ी अंतराल रहा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अपने इस टेस्ट सीरीज में हम लोगों ने बहुत से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखा है और ऐसे टॉपिक्स जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो अपने इस नोट्स के माध्यम से हमारे सारे टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो क्लियर हो रहे हैं। और अभी तक आपने देखा होगा कुल 5 पार्ट में अभी तक जितने भी हिस्ट्री के लेक्चर आए हैं उसमें मैक्सिमम कम से कम हम लोगों ने 70 से 80 टॉपिक देख लिया है, जो अति महत्वपूर्ण है और अभी 40 से 50 टॉपिक और आने वाले हैं। अर्थात परीक्षा की दृष्टि से 150, 160, 170 जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जहाँ से जो भी पीसीएस में या आरओ में, यूपीएसआई में, लेखपाल में जो प्रश्न आते हैं वो इन्हीं 100-150 टॉपिक से आते हैं, जो इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो उन टॉपिक को हम अगर पूरा क्लियर कर लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे पूना पैक्ट हमने पूरा किया है। अब पूना पैक्ट के बारे में अगर कुछ भी पूछा जाता है तो वो इन टॉपिक से बाहर नहीं जाने वाले हैं, जैसे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं। उसी तरह आप देख सकते हैं क्रिप्स मिशन। अब क्रिप्स मिशन के इतने सारे टॉपिक्स हैं, अब कहाँ इससे बाहर जा सकता है, आप देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, जैसे संगठन और नेता क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए आता है, विद्रोह का आता है। तो इस तरह से हमने सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को बखूबी तैयार किया है और विभिन्न रिसोर्सेज से लेकर उसमें अपने जो अच्छे प्रश्न टॉपिक हो सकते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, वो हमने इसमें समाहित किया है। तो अभी तक आप लोगों ने कुल हिस्ट्री के 5 लेक्चर देखे हैं, आज ये 6वां लेक्चर होगा। बीच में काफ़ी अंतराल रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, यहाँ तक कंप्लीट किया था 5वें लेक्चर में। आज 6वां लेक्चर है हिस्ट्री का, जो हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला टॉपिक है रूमिनदेई अभिलेख। रूमिनदेई अभिलेख के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा कि रूमिनदेई अभिलेख का संबंध किससे है, किस धर्म से संबंधित था ये। तो रूमिनदेई अभिलेख जो है वो नेपाल का वास्तव में एक जिला था। यहीं पर अशोक जब आए थे अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष, अर्थात राज्याभिषेक हो चुका था और उन्होंने जब बौद्ध धर्म को फॉलो किया, तो वो 20 वर्षों के बाद जब आए थे रूमिनदेई तो उन्होंने यहाँ पे रूमिनदेई अभिलेख की रचना किया। देखते हैं इसको विस्तार से। मौर्यवंशी शासक अशोक के द्वारा निर्मित शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष यहाँ आए थे। इस दौरान लुम्बिनी को उन्होंने कर से मुक्त किया था। कर में मुक्त नहीं किया था, अर्थात कुछ छूट दिया था, जो 1.8% था। अर्थात 1/8% अब कर की दर हो गई। पहले जो थी 1/4-5 थी, तो उन्होंने उसको घटाकर 1/8 कर दिया। बुद्ध के जन्म को दर्शाने के लिए इस स्थान पर पत्थर का एक स्तंभ स्थापित कराया। ठीक है, तो इस तरह से रूमिनदेई अभिलेख के बारे में आप देख रहे हैं। रूमिनदेई अभिलेख कहाँ पे है? लुम्बिनी में। इस अभिलेख के द्वारा उन्होंने किसानों को 1/8 कर में छूट दिया। कब आए थे ये? 20वें वर्ष। तो रूमिनदेई अभिलेख कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ व्यक्ति हैं, व्यक्ति क्या? वायसराय हैं, गवर्नर जनरल हैं
और उन्होंने कौन कौन से चलाए थे, अपने अपने नीति जो चलाए थे देश में, तो उसको देखेंगे। वॉरेन हेस्टिंग्स का घेरे की नीति, वॉरेन हेस्टिंग्स की घेरे की नीति। फ़ोन साइलेंट कर दें, नहीं तो अव्यवस्था हो सकती है इस तरह से। वॉरेन हेस्टिंग्स घेरे की नीति, लॉर्ड लिंसगो अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव वही है जब 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव आता है लॉर्ड लिंसगो की तरफ से, और इसमें भारतीयों को आश्वस्त किया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में आप हमारा साथ दीजिए। युद्ध के समाप्ति के पश्चात हम आपको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे, डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे, तथा इसके साथ साथ संविधान सभा संविधान बनाने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो लॉर्ड लिंसगो के द्वारा लाया गया था अगस्त प्रस्ताव। कब? 8 अगस्त 1940 में। इसके बाद देखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। अधीनस्थ जो है पार्थक्य की क्या है? इसके द्वारा लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1919 में दोहरी नीति अपनाई थी, अर्थात दोहरा शासन। दोहरा शासन कैसा था? 2 तरह का था। एक थे आरक्षित विषय, ठीक, और एक थे हस्तांतरित विषय। इसी को कहा जाता है अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। इसके तहत आरक्षित विषयों पर अंग्रेजी हुकूमत का ज़्यादा कब्जा कर लिया गया, और हस्तांतरित विषय जो कि मामूली विषय थे, जिस पे बहुत ज़्यादा ताकत नहीं थी, इन विषयों पर भारतीयों को अवसर दिए गए। आगे देखेंगे चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड का डायआर्की। ठीक है, सॉरी माफ़ करिएगा, हम आपको दूसरा बता दिए हैं। डायआर्की में था ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड, मैं गलत बता रहा था उसमें। 1919 में डायआर्की के तहत दोहरा शासन बनाया गया, और लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो अधीनस्थ पार्थक्य की नीति है, यहाँ पर देशी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन लाने की पेशकश की गई थी लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा। ठीक है, और ये जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो आता है सुधार, आप जानते होंगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इसी के तहत जो है प्रांतों में द्वैध शासन बनाया गया, और द्वैध शासन के तहत एक आरक्षित विषय किया गया और एक हस्तांतरित विषय किया गया। ठीक है, इन 2 विषयों के तहत अंग्रेजी रियासतों ने, अंग्रेजी हुकूमत ने यहाँ भारत में अपना कार्य सरकार आगे बढ़ाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कांग्रेस अधिवेशन और उनके अध्यक्ष कौन थे। क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए अक्सर आता है परीक्षा में कि किस अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे। तो लाहौर अधिवेशन ये हुआ 1909 में, जिसमें मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे। इलाहाबाद अधिवेशन 1910, विलियम वेडबर्न, ये एक ब्रिटिशर्स थे जो इलाहाबाद के जो कांग्रेस अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किया था इन्होंने। कलकत्ता में 1911, विशन नारायण धर, इसे इम्पोर्टेंट रखेंगे क्योंकि पहली बार ही राष्ट्रगान गाया गया था। कब? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। इसके बाद बांकेपुर 1912, आर.एन. मुधोलकर। तो ये चारों जो अधिवेशन हैं वो क्रम से हैं 1909, 1910, 1911, 1912। तो याद रखेंगे किस सन में किसने अध्यक्षता किया था। आगे बढ़ेंगे। विद्रोह हुए उत्पन्न और किस क्षेत्र में हुए। तो गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था 1844 में, और बाबाजी अहिरकर इसकी अगुवाई कर रहे थे। कित्तूर विद्रोह रानी चेन्नमैया कहाँ पे? कर्नाटक में हुआ 1824 में। तो गडकरी विद्रोह 1844 में और कित्तूर विद्रोह 1824 में। आगे बढ़ते हैं।
मोपला विद्रोह केरल 1921 में, इसकी अगुवाई कर रहे थे अल मुसलियार। मोपला विद्रोह याद रखें 1921। और बघेरा गुजरात में 1818। आगे बढ़ते हैं। अमृतसर की संधि काफ़ी इम्पोर्टेंट ये संधि थी। इसी के द्वारा ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, भारतीय जो सिख थे या अर्थात राजा रणजीत सिंह, उनको उनका जो विस्तार है वो भारत में, संपूर्ण भारत में न हो सके, इसलिए उन्होंने उनको रोकने के लिए उन्होंने यहीं तक सीमित कर दिया था कि आप इधर रहिए, आप पूरे विस्तार में भारत में न आइए, आप दक्षिण भारत में अपना विस्तार न करिए। तो इस संधि के तहत रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ ने हस्ताक्षर किए। इस संधि के तहत सतलज नदी अर्थात उत्तर और पश्चिम की तरफ जो बह रही थी, सतलज नदी ऐसे जो बह रही थी, रणजीत सिंह को शासन करने की अनुमति, दक्षिण विस्तार नहीं करेंगे। अर्थात जो ऐसे सतलज निकलती है, जैसे हम इसको अगर थोड़ा सा नक्शे में देख लें, जैसे ये भारत का नक्शा है, थोड़ा सा सही नहीं बनेगा, ये भारत का नक्शा अगर मान लिया जाए तो यहाँ से सतलज नदी निकलती है जो ऐसे पाकिस्तान में जाती है। तो अंग्रेजों ने कहा कि आप जो है इस नदी के उत्तर और पश्चिम में ही अपना साम्राज्य विस्तार करेंगे, आप दक्षिण भारत की तरफ कूच नहीं करेंगे। तो इस संधि के तहत उन्हें बाध्य कर दिया गया कि आप उत्तर पश्चिम में अपना साम्राज्य विस्तार करें। अंग्रेजों ने सिख क्षेत्र में दखल न करने की सहमति दी, अर्थात अंग्रेजों ने यह भी आश्वासन दिया कि आप दक्षिण में ना आइए और हम लोग उत्तर पश्चिम में नहीं आएंगे आपके साम्राज्य की तरफ। रणजीत सिंह ने अब इसका सोचा, फायदा उठाने के लिए क्यों न दक्षिण में न जाकर पश्चिम में जो मालवा का क्षेत्र है उसे कब्जा कर लिया जाए। तो इन्होंने मालवा की तरफ अपना रुख किया। अंग्रेजों द्वारा यह फ्रांसीसी खतरे और सिख विस्तार की आकांक्षाओं के कारण हुई थी। अभी जो संधि थी, अमृतसर की संधि, वो इसलिए हुई थी क्योंकि एक तरफ से फ्रांसीसियों से भी खतरा था और सिखों से भी खतरा था कि सिख की जो शक्ति उभर रही है वो संपूर्ण भारत में विस्तारित न हो पाए। तो इन दोनों शक्तियों को रोकने के लिए अंग्रेजों द्वारा यह संधि की गई। अब कुछ स्थल हैं और अवस्थिति। रंगपुर कहाँ पर है? ये भादर नदी के किनारे। राखीगढ़ी घग्घर नदी के किनारे। भगवानपुरा सरस्वती, मांडा चेनाब नदी। तो इम्पोर्टेंस हैं ये, एज ए हिस्ट्री के प्रश्न होते हैं, क्रोनोलॉजी में मिल सकते हैं आपको। तो रंगपुर याद रखेंगे, भादर, ठीक है, लास्ट का रॉ और यहाँ का रॉ याद रख सकते हैं। राखीगढ़ी घग्घर, भगवानपुरा सरस्वती और मांडा चेनाब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिंबिसार के बारे में जानेंगे। हर्यक वंश, मगध में जो पहला साम्राज्य था, मगध साम्राज्य में जो 16 महाजनपद थे, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध, और इसी का जो पहला शासक था वो बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश का संस्थापक कहा जाता है। राजधानी क्या थी इसकी? राजगिरी। इसने अंग देश को जीतकर मगध में मिला लिया। इसने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री अर्थात प्रसेनजीत की बहन से विवाह किया। इसने अपने राज्य वैद्य जीवक को अवंती नरेश चंद्रप्रदोत की सेवा में भेजा था। यह बौद्ध व जैन दोनों धर्म को पोषक था, मानता था। परंपरा अंतर्गत इसके पुत्र ने, अर्थात जो अजातशत्रु इसका पुत्र था, इसने भी अपने पिता को मार दिया और सत्ता हासिल कर लिया। यह अस्थाई सेना रखने वाला पहला भारतीय सम्राट था। इसके पहले जितने भी सम्राट हुए विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न महाजनपदों में,
वो अपनी एक टेम्परेरी सेना रखते थे, जबकि बिम्बिसार ने पहली बार एक स्थायी सेना निर्माण किया, जिसे वेतन भत्ते इत्यादि सभी मुहैया कराता था। फर्रुखियर एक ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं और कमजोर शासक कह सकते हैं। मुगल एम्परर जब समाप्त हो रहा था, तो उस समय 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद से मुगल साम्राज्य का विघटन होने लगता है और छोटे मोटे कई नेता, कई शासक आते हैं, जिसमें से फर्रुखियर है। ठीक है। इसने 1717 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 वार्षिक शुल्क, यूं कह सकते हैं कि भारत को अंग्रेजी हुकूमत द्वारा गुलाम बनाए जाने में फर्रुखियर का भी बहुत सारा योगदान है। क्योंकि औरंगजेब जब तक था तब तक ब्रिटिशर्स सिर्फ एक व्यापारी तक सीमित थे, व्यापार करते थे और अपने घर चले आते थे। लेकिन फर्रुखियर ने 1717 में 3000 वार्षिक कर पर व्यापार का अधिकार दे दिया, अर्थात एक मौका दे दिया अंग्रेजों को कि वो भारत में अपने पैर पसार सकें। इस फरमान को कंपनी के अधिकारी ओमर्स ने स्वीकार किया था। ठीक है। अमृत कुंड हठ योग की पुस्तक है का फारसी में अनुवाद हौज उल हयात किसने किया था? मोहम्मद गौस ने किया था। किसका? अमृत कुंड, जो एक हठ योग की पुस्तक थी, इसका फारसी में अनुवाद किया था और नाम दिया हौज उल हयात। कौन? मोहम्मद गौस। इस मोहम्मद गौस के बारे में भी आगे हम देखेंगे। अलबरूनी की किताब उल हिंद, किताब उल हिंद पे क्या उसने किया जिक्र? यह अरबी भाषा में लिखा गया। यह धार्मिक दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज और प्रथाओं पर लिखा गया। प्रत्येक अध्याय एक प्रश्न से प्रारंभ। यह 1031 में लिखा गया था और इसमें कुल 80 अध्याय थे। आगे बढ़ेंगे। कुछ दल हैं और उनके प्रमुख सदस्य। भारत में जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के दल हुआ करते थे, जिसमें से तुरानी दल एक है और इसके जो सदस्य थे निज़ाम उल मुल्क और अमीन खां। ईरानी दल अर्थात ईरान के जो शासक, ईरान के जो अमीर आके भारत में कब्जा करके अपना विस्तार कर रहे थे, तो उस दल के जो नेता थे जुल्फ़िकार खान और सआदत खान। अफ़गानी दल के मोहम्मद खां और मोहम्मद वंगश। हिंदुस्तानी गुट जो था अब्दुल्ला खान और हुसैन अली, इन्हीं को कहा जाता है सैयद बंधु, जिन्होंने कुछ भारतीय शासकों का निर्माण किया था, यानी किंग मेकर कहा जा सकता है। सुभाष चंद्र बोस एक महत्वपूर्ण और महान क्रांतिकारी, भारत के वीर सपूत, जिन्होंने 23 जनवरी 1897 में ये इनका था जन्म और उड़ीसा में हुआ था। जय हिंद का नारा इन्होंने दिया। 1920 में आईसीएस की परीक्षा पास किया इन्होंने, अर्थात आज जो हम लोग यूपीएससी के नाम से जानते हैं, ये आईसीएससी का ही बदला हुआ रूप है और कुछ संशोधन करके इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। अब ये यूपीएससी हो गया है। तो 1920 में इन्होंने समझिए आईएएस की परीक्षा बीट की थी और इन्होंने ज्वाइन नहीं किया था नौकरी, क्योंकि ये भारत को आज़ाद कराना चाहते थे, ये मात्र नौकरी नहीं करना चाहते थे। स्वराज नामक अखबार निकाला इन्होंने। कलकत्ता की मेयर बने। कब? 1923 में। इन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। एक महान नारा है जो आज भी हम लोग इस नारे का आह्वान करते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को। 1927 में इंडियंस लीग की स्थापना किया इन्होंने। इन्हें 11 बार जेल जाना पड़ा और इनके गुरु जो थे चित्तरंजन दास थे, राजनीतिक गुरु जो थे चित्तरंजन दास। आगे बढ़ते हैं। कुछ महाजनपद में जैसे 16 महाजनपदों में जो इम्पोर्टेंट महाजनपद हैं वो हम लोग सब देखेंगे, अर्थात कुल देखेंगे इसमें 16। कौशल
अब 16 महाजनपदों को याद करना एक कठिन टास्क हो जाता है, तो इसे थोड़ा सा कुछ अपनी अपनी ट्रिक्स बना सकते हैं। कौशल श्रावस्ती, चेदी शक्तिमती। अब देखिए, चंदा आप तभी दे पाएंगे जब आपके पास शक्ति रहेगी, जब आप इकोनॉमिकल फ्री रहेंगे, तभी आप चंदा दे सकते हैं। तो शक्ति के हिसाब से चंदा आप देते हैं, याद कर सकते हैं, ये मेरी ट्रिक है। कुरु इंद्रप्रस्थ, पांचाल कामपाल, एक तरह से आता है, प्रोनाउंसिएशन करने पे एक तरह से फीलिंग आ रही है, पांचाल कामपाल। काशी वाराणसी, काशी वाराणसी को याद करने का बहुत ज़्यादा वो ट्रिक नहीं लगाना पड़ेगा। वज्जी वैशाली, मल कुशीनगर। अच्छा, यूपी और बिहार के बच्चों को पढ़ने में, याद करने में बहुत कठिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी 16 महाजनपद थे, ज़्यादातर विस्तार इनका यूपी और बिहार में हुआ था, और तैयारी करने वाले बच्चे भी ज़्यादा यूपी बिहार के हैं, तो याद करना ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा 2-4 बार इसको ध्यान देंगे तो याद हो जाएगा। अंग चंपा, अब चंपा को याद करने के लिए इसकी राजधानी का महाजनपद है अंग का, तो चंपांग, हमने इसको याद किया है चंपांग, बस लगा देते हैं, चंपा हो जाता है। मगध राजगिरी पाटलिपुत्र, मगध जो था सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, तो राजगिरी और पाटलिपुत्र उसकी राजधानी। वत्स कौशाम्बी, मत्स्य विराटनगर। अब क्रिकेट हम लोग देखते हैं तो इसमें कहा जाता है विराट एक बड़ी मछली हाथ में लगी है या आउट हो गए हैं, जब आउट होते हैं तो मत्स्य को आप विराट कोहली से समझ सकते हैं। शूरसेन मथुरा, अश्मक पोतन गांधार तक्षशिला, कंबोज राजपुर कपिशा, अवंती उज्जैनी और माहिष्मती। आप लोगों ने जो बाहुबली मूवी देखी है, इसी माहिष्मती पर एक कल्पना पर आधारित मूवी है वो माहिष्मती, जो अवंती की राजधानी होती है। फिर आगे, इंतु नाम से भारत को किसने संबोधित किया था? तो हेनसांग ने। कब आया था ये? हर्षवर्धन के समय भारत में विचरण कर रहा था ये। मिताक्षरा के अनुसार पुत्र को पिता की संपत्ति में जन्म से ही अधिकार होता है। दायभाग के अनुसार पुत्र को पिता की संपत्ति में पिता की मृत्यु के पश्चात, अर्थात यह कहता है कि पिता की मृत्यु हो जाएगी तब पुत्र को उसकी संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। और मिताक्षरा के अनुसार पुत्र पैदा अगर हो जाता है तभी से वो पिता की संपत्ति में अधिकार रखता है। राजतरंगिणी संस्कृत में महाभारत शैली में लिखी गई है। राजतरंगिणी, कल्हड़ ने इसे राजा जयसिंह के शासनकाल में पूर्ण किया था। किसको? राजतरंगिणी का संबंध किससे है? कल्हड़। किसके शासन में? राजा जयसिंह के। 8वीं शताब्दी में कन्नौज के यशोवर्धन राजा द्वारा गौड़वहो नामक ग्रंथ बंगाल आक्रमण का उल्लेख किया था। कन्नौज के जो यशोवर्धन राजा थे, उन्होंने गौड़वहो नामक ग्रंथ जो बंगाल आक्रमण का उल्लेख करता है, रचना कराया। गार्गी संहिता यवन आक्रमण का वर्णन मिलता है। हिवेंसांग के यात्रा मार्ग कपिशा, कश्मीर, नालंदा, कांची। मिहिर भोज ने आदिवराह शीर्षक के साथ स्वर्ण सिक्के जारी किए। किसने? मिहिर भोज ने। हड़प्पा कालीन स्थलों में मोहनजोदड़ो और क्या नाम है, लोटाल से मापने के पैमाने प्राप्त हुए। 1940 के रामगढ़ कांग्रेस सम्मेलन के दौरान क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1940 के रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के दौरान। नटाल इंडियन कांग्रेस 1894, किससे संबंध है? गांधी जी से। नटाल इंडियन। इंडियन ओपिनियन 1903 में कब, कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। किसके द्वारा? गांधी जी द्वारा। अब कुछ समाचार पत्र हैं और प्रकाशक। दी ट्रिब्यून सरदार दयाल सिंह, समाचार दर्पण जेसी मार्शमैन, नवजीवन महात्मा गांधी जी, ज्ञान प्रदायनी नवीन चंद्र राय। तो इम्पोर्टेंट है ये सब, आप याद रखेंगे।
नवजीवन तो सबको याद रहता है, ये 3 जो हैं ये याद रखेंगे। ब्रह्म समाज की अवधारणा एकेश्वरवाद और अस्तिकता पर आधारित है। ब्रह्म समाज 20 अगस्त 1928 वेदों को और लौटो, ये नारा किसने दिया था? एक महान नारा है दयानंद सरस्वती जी द्वारा, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया। कब? 1875। सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना किया कब? 1874। तो ये दोनों पैरेलल हैं। मोहम्मद गौस, ये हुमायूं के समकालीन थे और संगीत के तज्ञ जो थे तानसेन, इनके गुरु थे। कौन? मोहम्मद गौस। ये समकालीन हुमायूं के थे और संतारी शाखा के प्रमुख संत भी थे। और कुछ व्यक्तित्व हैं और उनके जन्म स्थान। तुलसीदास का स्थान जो है जन्म स्थान उत्तर प्रदेश, बीरबहान जी का पंजाब, दादू दयाल गुजरात, सुंदरदास राजस्थान। पहले के एग्जाम में पूछे गए हैं ये प्रश्न। आज बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं कह सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट कह भी सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर देखा होगा आपने यूपी पीसीएस में जो है, यूपी पीसीएस में 70% प्रश्न जो थे वो प्रीवियस ईयर से हूबहू पूछे गए थे। तो उस दृष्टि से ये याद रखना अति आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित 12 रत्नी, जो शतपथ ब्राह्मण था पुस्तक थी, उसमें 12 रत्नी का उल्लेख किया गया है, जिसमें से अक्षावाप आय व्यय का गणनाध्यक्ष, जो गणना करता था आय व्यय कितना हुआ, मतलब कर संग्रह करता था, उसे अक्षावप कहा जाता था। इसके बाद पहलागल विदूषक, सूत रथ सेना का नायक, छता द्वारिक द्वारपाल जिसे कहते थे, ब्रह्मा पुरोहित, राजन स्वयं यजमान जो था, महिषी राजा की रानी पटरानी, वाता प्रिय पत्नी, परिवृत्ति परित्यक्ता की पत्नी, सेनानी सेना का मुख्य अधिकारी, ग्रामणी गांव का मुखिया, भागदूध दूह कर वसूलने वाला अधिकारी। औरंगजेब से संबंधित घटनाक्रम। तुलादान की प्रथा बंद कब की गई थी? 1669 में। जजिया कर लगाना 1679 से चालू किया, फिर से जजिया कर लगाना इसने। दरबारी प्रणाम की जगह सलाम अलैकुम जो आज कहा जाता है, जिसका जवाब में वालेकुम अस्सलाम दिया जाता है, ये 1670 से प्रारंभ हुआ था। कब? औरंगजेब के समय में। दरबार में संगीत पर प्रतिबंध लग गए थे। कब? 1668 में। औरंगजेब ने अपने दरबार में संगीत पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। कुछ गवर्नर हैं और कुछ उनके कार्य जो हैं। लॉर्ड डफरिन, बर्मा का विलय जब हुआ था, लॉर्ड डफरिन का समय वही था 1885, जब कांग्रेस की स्थापना होती है। तो इसी दौरान इसने बर्मा का विलय किया था भारत में, जो आगे चलकर 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत बर्मा को पुनः अलग किया जाता है। एलनबरो, सिंध का विलय। एलनबरो। लॉर्ड इरविन, दीपावली घोषणा किया इन्होंने। लॉर्ड रेडिंग एकमात्र यहूदी व्यक्ति था। ठीक है, सभी गवर्नर जनरल में एकमात्र यहूदी अगर पूछ लेता है तो लॉर्ड रीडिंग का नाम याद रखेंगे। रीडिंग अर्थात अध्ययन करने वाला था वो। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी के कुछ विजय क्रमों का उल्लेख है। जीजी के किले की विषय 1678 में, पन्हाला के दुर्ग का विजय 1673 में, सूरत की दूसरी लूट जब इसने किया 1670 ने, शिवाजी ने सालहेर के दुर्ग की विजय 1671 में। ठीक है, शिवाजी के ये जो विजय क्रम थे उनका उल्लेख है। राष्ट्रवादी नेता थे कुछ और उनके समाचार पत्र उन्होंने जो प्रकाशित कराए थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, द बंगाली, याद रखेंगे द बंगाली, ये मिलान करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इसको 5 स्टार कहूँगा इस टॉपिक को। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द बंगाली,
बाल गंगाधर तिलक केसरी, गोपाल कृष्ण गोखले सुधारक, लाला लाजपत राय पंजाबी प्लस यंग इंडिया। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये आप लोगों को याद रखते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। मुस्लिम लीग गठन कब हुआ? 1906 में। स्वदेशी आंदोलन 1905 में। इसी बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन होने लगा, जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाने लगा। ठीक है। सूरत विभाजन 1907 में। इसी अधिवेशन में गरम दल और नरम दल में दो भागों में कांग्रेस का विखंडन हो गया, जो आगे चलकर 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पुनः एक बार फिर एक हो जाते हैं। अनुशीलन समिति बारिंद्र कुमार घोष। अभिनव भारत वीडी सावरकर 1904। गदर पार्टी लाला हरदयाल 1913। इंडिया हाउस श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905। ठीक है। तो अनुशीलन समिति का बारिंद्र कुमार घोष, अभिनव भारत वीडी सावरकर 1904। गदर पार्टी लाला हरदयाल। इंडिया हाउस का संबंध है श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल बनाया। 1784 में जब पिट्स इंडिया एक्ट आता है तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, अर्थात जो बोर्ड था उसमें कंट्रोल करने के लिए कुछ सदस्यों की नियुक्ति की गई और दोहरा नियंत्रण बनाया गया, क्योंकि अब विस्तार भारत में और ज़्यादा करना था, हुकूमत और बेहतर तरीके से करनी थी। तो इस पैक्ट के तहत कुछ मेंबर्स के गठन किया जाता है। चार्टर एक्ट 1813 में आया था। इसने कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया था और चाय और चीन को छोड़कर भारत से संपूर्ण जो व्यावसायिक एकाधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए। इसी के तहत अंग्रेजों को छूट दी गई कि कोई भी आके भारत में कुछ टैक्स चुकाकर ब्रिटिश सरकार को वो भारत में व्यवसाय कर सकता है। चार्टर एक्ट 1833 भारतीय सिविल सेवा ICS की शुरुआत की गई। चार्टर एक्ट 1853 अलग अलग विधायी और कार्यकारी शुरू किए गए। अब कुछ आंदोलन है और क्षेत्र, कहाँ वो आंदोलन हुए थे। एक आंदोलन संयुक्त प्रांत में, किसके नेतृत्व में? मदारी पासी। मोपला विद्रोह मालाबार में 1921 में, मालाबार में मोपला विद्रोह। और माला और मोपला कहाँ? केरल में। पावना विद्रोह बंगाल में 1870 में। पावना विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है। संस्थापक कौन कौन थे इनके? पूछ लेता है कि इसमें से कौन नहीं थे, तो सारे सदस्यों को याद रखना महत्वपूर्ण है। इसमें JP नारायण, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया जी, आचार्य नरेंद्र देव और यूसुफ मेहर अली मर्चेंट, ये कुल 4 लोग थे इस पार्टी में। उद्देश्य क्या था? समाजवाद को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। देश में समाजवाद को बढ़ावा मिले और लोगों के अंदर इसकी भावना व्याप्त हो, इसलिए 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किया गया। किसके द्वारा? इन 4 लोगों के द्वारा। नाम याद रखेंगे, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव और यूसुफ मेहर अली मर्चेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ नेता हैं और उन्होंने विद्रोह का अगुवाई किया था, जैसे अल्लूरी सीतारामन राजू, ये रंपा विद्रोह के अगुआ थे 1920 में। बिरसा मुंडा जी उल गुलान आंदोलन, जिसे भगवान बिरसा आप देखते होंगे, तस्वीरें देखते होंगे, झारखंड बिहार क्षेत्रों में इनका काफ़ी वो था, बोलबाला था। टीटू मीर फरेजी विद्रोह, केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज विभाजन। तो इस तरह से आपने इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आज देखे हैं, और निश्चित रूप से आपको आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो UPPCS की परीक्षा हो, चाहे वो RORU की परीक्षा हो, चाहे वो UPSI जो आगामी माह में होना है, और
होमगार्ड की परीक्षा हो आपको, होमगार्ड की दृष्टि से तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें से ये मिलान करने के लिए अवश्य पूछ सकता है ऐसे-ऐसे प्रश्न। बहुत ज़्यादा टॉपिक वाइज़ नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ, ऐसे फैक्ट टू फैक्ट पूछ सकता है कि किस महाजनपद का संबंध, इसकी राजधानी कौन-सी है? निश्चित रूप से पूछ सकता है। तो इस तरह से हम अपने सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्लियर करते हुए चल रहे हैं और हिस्ट्री के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स समाप्त हो जा रहे हैं। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ने इस कंटेंट को बहुत सराहा है, बहुत पसंद कर रहे हैं लोग, और उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके प्रोत्साहन से हमें थोड़ी एनर्जी मिलती है, हम और अच्छा कंटेंट बना पा रहे हैं। और यूट्यूब की प्लेटफ़ॉर्म पर ये ऐसा पहला चैनल नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, कुछ यूनिक है इसमें। अभी तक जितने भी चैनल्स हैं, बहुत अच्छे प्रतिष्ठित चैनल हैं और बहुत ही अच्छा काम भी कर रहे हैं लोग, मैं उनकी प्रशंसा भी कर रहा हूँ। लेकिन इस तरह का कंटेंट अभी तक आपने देखा नहीं होगा कि सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ के किसी टॉपिक को उठाइए और उसको पूरा उसको फिनिश करिए। जितने उससे इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, उसको पूरा क्लियर करिए। जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 देख रहे हैं आप। गांधी जी की 11 मांगे क्या थी इनके समक्ष, तो कथन निष्कर्ष में या इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ऐसा करके पूछ लेता है वो। आज परीक्षा का एक नेचर बन गया है। तो आज हमारा ये 6वां अध्याय था हिस्ट्री का। मुश्किल से 4 से 5 और आएँगे, क्योंकि वही प्रश्न बार-बार विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा तैयार किए जाते हैं। क्योंकि अगर एक कोई संस्था, मान लीजिए मैं अगर ध्येय संस्था का नाम ले लेता हूँ या जीएस वर्ल्ड का, अगर वो अपना सेक्शनल टेस्ट जारी करते हैं, तो पूरा जो परीक्षा का पैटर्न है उसको देखते हुए उन्हीं टॉपिक्स को इंक्लूड करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वही चीज़, उसी चीज़ की पुनरावृत्ति सभी चैनल, सभी जो संस्थाएँ वो करती हैं। तो वो शॉर्ट आउट होते जा रहे हैं, कुछ शॉर्ट लिस्टेड होते जा रहे हैं टॉपिक्स हमारे, जो अति महत्वपूर्ण थे। अभी तक आपने कम से कम 100 टॉपिक्स को देखा है और आगामी समय में 50 से 60 और टॉपिक्स मिलेंगे। इस तरह से हिस्ट्री के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके क्लियर हो जा रहे हैं। तो आप निश्चिंत रहिएगा, हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको 1 महीने के अंदर सारे सब्जेक्ट, चाहे वो जैसे पॉलिटी हमने समाप्त कर लिया है, हिस्ट्री चल रहा है, फिर जियोग्राफी एक महत्वपूर्ण विषय है, साइंस आएगा, फिर आप इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, ये 6 महत्वपूर्ण, और आप उसमें मिसलेनियस छोड़ दीजिए, मैं उसका प्रोवाइड नहीं करा पाऊँगा। इन 6 विषयों के हम आपको शॉर्ट नोट्स देंगे और इन 6 विषयों से आप देखेंगे कि अगर यूपी पीसीएस को ले लिया जाए 150 क्वेश्चन का, आरओ का 140 क्वेश्चन का, तो आप देखेंगे कि आपको कम से कम 100 प्रश्न आपको बिल्कुल मिलेंगे इससे, कहीं नहीं जाने वाले हैं 100 प्रश्न। ठीक है? तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।